क्या कह रहे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। लो भैया, वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स। मैं हूं सानी भैया, तुम्हें पता ही है। और लास्ट यूनिट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर का सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो टॉपिक जो कि एग्जाम्स में आते हैं वो सब मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब तक पहुंचा देना, डिंडोरा पीट देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी है। ऑल्सो बेटा ये चैप्टर इकलौता ऐसा है जिससे वेटेज भी थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब सिंगल चैप्टर का वेटेज यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो इस चैप्टर को तो जरूर ही पढ़कर जाना है। ये ऑन एन एवरेज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पार्ट में 3 से 4 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ना। और तुम लोगों ने बोला था तो लाना तो था ही भैया। ऐसे बहुत सारी सीरीज आ रही है, हर एक चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज तुम्हें मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो सारी सीरीज को देखना एंड तक, शेयर करना, लाइक करना, हमें तो पता चले कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है चीज। ठीक है जी, तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू से चालू करते हैं। अटैक कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, सब बताऊंगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 मार्क का एमसीक्यू, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये एक पॉलिसी थी जो लाया गया था, एक कैंपेन हुआ था। met with many problems like severe drought, conflict with Russia, etc. Absolutely true है जी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कैंपेन था उसमें मकसद ये था कि मॉडर्नाइज करना है हमें इंडस्ट्रीज को और कल्टीवेशन करना है लैंड का एक साथ, मतलब मिलकर करना है। कम्यून लैंड सिस्टम बनाया गया था इसके अंदर, लेकिन इसकी बड़ी प्रॉब्लम थी, ये फेल हो गया। तो उसमें बहुत सारी सूखा पड़ने की वजह से 30 मिलियन लोगों की मौतें हो गई और रशिया के साथ थोड़े कन्फ्लिक्ट्स हुए। तो जितने भी रशियन प्रोफेशनल्स आए थे जो कि वहां पे डेवलपमेंट प्रोसेस कर रहे थे, इंडस्ट्रीज को बना रहे थे, वो सारे वापस चले गए। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो हुई थी, पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा बोल रहा है अंडर एग्रीकल्चर रिफॉर्म कम्यून लैंड्स वर अलाउड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स फॉर ओनरशिप। नहीं भाई साहब, यहां पर आपने ओनरशिप नहीं दी थी, आपने सिर्फ काम करने के लिए दिया था। बेसिकली कम्यून सिस्टम क्या था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं अगर नहीं याद हो तो। कम्यून सिस्टम का मतलब था जितने भी सारे लोग हैं आपके गांव में या आसपास की टाउनशिप में, सब लोग एक साथ एक ही जमीन पे, बड़ी जमीन पे कलेक्टिवली कल्टीवेशन करेंगे, मतलब एक साथ अपना फार्मिंग करेंगे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए तो उसमें बोला गया कि सबको एक छोटा छोटा टुकड़ा देते थे जमीन का, उनको ओनरशिप के लिए, यानी कि तुम्हारे नाम नहीं कर रहे हैं जमीन, ये जमीन सरकार की होगी, बस तुम उस पर भी काम कर लो, थोड़ा सा टैक्स पे कर दो, बचा हुआ पैसा खुद ले जाना। ठीक है, ऐसा सिस्टम था। सो ओनरशिप नहीं दी गई थी, सिर्फ काम करने के लिए दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। एब्सोल्युटली ट्रू। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन अब आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ डैश इन इंडिया। अरे ये तो देखने की जरूरत नहीं है, कब आया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कब आई थी भैया? 1991 में आई थी। और पाकिस्तान में कब आई थी दोस्त? 1988 में आई थी। ठीक है, ये दो चीज याद रखना, हमने बहुत इजीली पढ़ा हुआ है। कहां गया? ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। The developmental experience of India and Pakistan have a lot of similarities. बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान और इंडिया की जो हमारा पाथ था उसमें बहुत सारी चीजें सेम है। हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। हमने पब्लिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी, उनने भी पब्लिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमारे उनके बीच में है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान लेड एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग ए लार्ज प्राइवेट सेक्टर। ना, हमारी सरकारों ने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की नहीं सोची थी, उन्होंने सरकारी सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने की सोची थी। क्यों? क्योंकि उनका मकसद यह था कि प्रॉफिट मत कमाओ ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे सोचता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर आगे बढ़ेगा तो जनता की सेवा करेगा, है ना, वेलफेयर पे ज्यादा फोकस करेगा। तो इनका रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द डेकेड ऑफ 1970s पाकिस्तान नेशनलाइज्ड इट्स डैश इंडस्ट्रीज। देखो ये हमें पता है बिना देखे ऑप्शन ही, कैपिटल गुड इंडस्ट्री को इन्होंने नेशनलाइज किया था। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का उल्टा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सरकारी कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। ठीक है, नेशनलाइजेशन यानी कि प्राइवेट कंपनीज जब सरकार खरीद लेती है उसे नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो जितनी भी मशीन्स बनाने वाली, टूल्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी, पाकिस्तानी सरकार ने खुद ने खरीद लिया था, सरकार ने खुद खरीद ली थी प्राइवेट सेक्टर से। तो इसे नेशनलाइजेशन हुआ था कैपिटल गुड इंडस्ट्री का। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं और ये उन्हीं टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जाम के जो गैप होगा उसमें मैं आऊंगा भी। और सुबह 4 वाला सेशन तो तुम्हें पता ही है, 4 बजे वाला, 18 मार्च को एग्जाम के दिन 4 बजे सुबह तुम्हारा सारा पेपर बता दूंगा कि कुछ घंटे पहले कि क्या आने वाला है।
उसको तो तुम्हें पता ही है। जिनको नहीं पता है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, सुबह 4 बजे 18 मार्च, याद रखना कैलेंडर, इतना ही बता रहा हूं, उससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पिछला रिकॉर्ड देख लेना। चलो, चाइनाज डेमोग्राफिक प्रॉब्लम ऑफ 4 to 1, मतलब 4 to 1 का मतलब होता है 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स और एक मतलब वो जो बच्चा होता है, ठीक है। एक बच्चे पे 6 पेरेंट्स है। 6 पेरेंट्स कैसे? मम्मी पापा, पापा के मम्मी पापा यानी कि दादा दादी, और मम्मी के मम्मी पापा यानी कि नाना नानी। तो एक बच्चे पे 6 पेरेंट्स घूम रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भैया यंगर जनरेशन बहुत कम हो गई है। अब चाइना में ऐसा क्यों हो रहा था, ये देखकर, बिना देखे आगे को क्वेश्चन ही समझ गए आप भी, मैं भी, हम समझदार लोग हैं। क्यों? क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी की बात ही कर रहा होगा, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। रिजल्टेड इन अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल्स कंपेयर टू द यंगर पॉपुलेशन। भाई सिंपल सी बात है, बूढ़े लोग ज्यादा हैं, यंगर पॉपुलेशन कम है। क्यों? सरकार चीख चीख के चिल्ला रही थी कि बच्चा एक ही अच्छा, एक बच्चा मीठी खीर, दूसरा बच्चा, है ना, समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि सरकार, मतलब चाइना की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही थी कि उन्होंने कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी निकाला, और वही वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ही ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और यंगर पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो जी, अब आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, चाइना हैज यूज्ड द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स सिटीजन। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोलता है। चाइना ने क्या किया मार्केट मैकेनिज्म में? देखो, इसने अपने मार्केट डेवलप करने के लिए अपने द्वार खोल दिए देश के, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनवाए कि फॉरेन सेक्टर्स को बोला, आओ भैया हमारे देश में आके टेक्नोलॉजी लगाओ, हमारे देश में आके काम करो, अपना पैसा लगाओ। तो इसने खूब सारा अट्रैक्शन किया इंडस्ट्रीज को लाकर, ठीक है। इसने बहुत सारी मॉडर्नाइज करी इंडस्ट्रीज को, तो ऐसे करके मतलब इसने स्कूल्स खोले, इसने हेल्थ केयर सिस्टम अपना डेवलप किया। सो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू इसने सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ा दी। सोशल कैसे? स्कूल्स खोल के, वेलफेयर खोल के, मतलब आपका हॉस्पिटल खोल के, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोल के, ये सब चीज़ों के थ्रू, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें किया था ना इसने। तो इन सब चीज़ों के थ्रू ग्लोबलाइजेशन किया, जिससे इसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी इसने देश में बढ़ा दी। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? इन चाइना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। एब्सोल्युटली ट्रू। स्कूल जब आप अच्छे खोलोगे, आप अगर हेल्थ केयर सेक्टर अपना डेवलप कर दोगे, तो आप एक इंसान को डेवलप करने का जो एक इंडेक्स बताता है कि आपके देश में लोग कितने डेवलप्ड हैं, वो ऑब्वियस सी बात है बेटर ही हो जाएगा अगर आपके देश का आदमी पढ़ा लिखा और स्वस्थ है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू। ऑप्शन नंबर, दोनों कहां से ट्रू होता है? सी। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली ट्रू बेटा, ठीक है। चलो, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, अच्छा देख रहे हो जीएलएफ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इनिशिएटेड इन चाइना in 1958 was aimed at industrializing the country on a massive scale। बिल्कुल सही बोल रहा है कि जीएलएफ का मतलब यही था, मकसद यही था कि बड़े स्केल पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो। पहला बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा बोल रहा है, रीजन बोल रहा है, अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स। हाँ, ये तो सही बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इकट्ठा एक साथ आप कल्टिवेट करते हो लैंड को, ये कम्यून सिस्टम का पर्पस था, है ना, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन बेटा यहां पे इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, यहां पे आप कल्टीवेशन की बात कर रहे हो, कम्यून सिस्टम की बात कर रहे हो। बातें दोनों सही हैं, लेकिन ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखो ना, यहां पे इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, यहां पे एग्रीकल्चर कम्यून सिस्टम की बात कर रहा है, दोनों अलग बातें हैं बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली ट्रू। कहां गया? हाँ, ये देखो ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई, prior to economic reforms, public investment in social infrastructure by China resulted in better human development indicator। देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, यानी कि अपना सरकारी जो कंपनीज हैं, सरकार जो है वो पैसा लगा रही है अपने लोगों के ऊपर कि उनका डेवलपमेंट हो, है ना। तो ऐसा चीजें बिल्कुल करा है, ठीक है। दूसरी चीज, चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन मेनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। एब्सोल्युटली ट्रू, ये भी ट्रू है, दोनों बातें सही हैं। आपने जब वो चार्ट पढ़ा होगा इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन में, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट और लिटरेसी रेट, वो क्या बोलते हैं, कितनी सारे आपने पैरामीटर्स पढ़े होंगे ना, सब में मेजॉरिटी में फर्स्ट कौन आया होगा? चाइना, ये आपने देखा था। तो ये ऑब्वियस सी बात है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है जी। तो अच्छा सॉरी, स्टेटमेंट वाला नहीं है, असर्शन रीजन है। हाँ बिल्कुल, दोनों सही है। और मुझे लगा कि स्टेटमेंट वाला है, हाँ असर्शन रीजन है, तो असर्शन रीजन में दोनों चीजें सही है। लेकिन ये सही बात बोल रहा है
कि इंडिया पाकिस्तान में कंपैरिजन की बात कर रहा है यहां पे, और ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहा है। तो दोनों बातें अलग हैं, दोनों बातें अलग हैं, इसीलिए रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 मैच द करेक्ट पेयर ऑफ मीनिंग इन कॉलम 2। आपको कंपेयर करना है कि दोनों में से सही पेयर क्या है। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर रूल ऑफ लॉ होता है क्या? नहीं भाई, रूल ऑफ लॉ एक अलग चीज है, कानून व्यवस्था अलग चीज है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर तो ये बताता है कि आपके देश में इंसान कितना डेवलप्ड है, ठीक है, दोनों बातें अलग हैं। डेमोग्राफिक इंडिकेटर क्या होता है भाई? पॉपुलेशन को जो इंडिकेट करे कि आपकी पॉपुलेशन की स्थिति कैसी है ना, उसे हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर कहते हैं। इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आपके लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, सैनिटेशन कितना पहुंच गया है, आपके मेल नरिशमेंट कितना है, अंडर नरिशमेंट कितना है, तो ये सब चीजें बताता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं, ये नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की जगह अगर आप लिबर्टी इंडिकेटर लिखते हैं तो एक बेटर आप आंसर मिला सकते थे, ये पेयर बेटर बन सकता था। लिबर्टी इंडिकेटर के अंदर आप ये बता सकते हो कि आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है। सो ये करेक्ट पेयर तो नहीं है, ठीक है, ये एक इंडिकेटर नहीं है बाय द वे, ठीक है। फिर आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ बॉस, ये तो है। देखो, हमारे देश में जहां पर इंडस्ट्रीज और कंपनीज हैं वहां तो है ही। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों बनाए जाते हैं? ये वो बंजर इलाके हैं जहां पर कोई भी अपनी कंपनी नहीं डालना चाहता, कोई भी डेवलपमेंट नहीं करना चाहता, तो सरकार एक ऐसा एरिया बनाती है जहां पे उनको कुछ बेनिफिट्स देती है कि टैक्स आपसे कम ले लेंगे, बिजली आपसे कम लेंगे, पैसा बिजली का, और पानी की सप्लाई फ्री कर देंगे। ऐसे कई सारे बेनिफिट्स दे देते हैं, है ना। जमीन भी आपको बहुत सस्ते में दे देंगे वहां पे हम, है ना। ऐसे कुछ बेनिफिट्स देते हैं जिससे कि एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एडिशनल पैसा जनरेट हो पाए। ये एब्सोल्युटली ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट पॉइंट। लेकिन फिर भी आगे का देख लो, कम्यून सिस्टम, कलेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन साथ में नहीं कर रहे थे हम, कल्टीवेशन साथ में कर रहे थे, दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द, मतलब ये सी पेयर करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो जी, अब आता है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप। देखो, ब्रिक्स का तो ऑब्वियस सी बात है, जो आई है, ए स्टैंड्स फॉर इंडिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये हमारे पास कुछ कंट्रीज हैं। सार्क यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज का एसोसिएशन है। साउथ एशियन कंट्रीज यानी कि एशियन कंट्री में इंडिया भी तो आता है भाई, साउथ एशियन कंट्री तो है इंडिया, इसमें आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये सारे मालदीव्स वगैरह सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी पार्ट है। G20 की तो सबमिट हमारे देश में ही हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है G20 का हमारा पार्ट है। G7 कंट्री का हम पार्ट नहीं है। ये G7 कंट्रीज कौन कौन से? सारे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब ऐसे तो मोटा मोटी याद है। यूएस है, कनाडा है, मेक्सिको है, ऐसे कुछ कुछ देश है, मतलब 7 कंट्रीज हैं। तो 7 कंट्रीज में इंडिया नहीं आता है, मोस्टली नॉर्थ अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ज्यादा है इसमें, ठीक है। चलो जी, हाँ जापान भी है 7 में से, बाकी और देख लेना आप आगे जाके, ठीक है। चलो फिर आता है इसके बाद भैया, पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन प्रोवाइडिंग इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी। अगर आपको ध्यान से अगर डेटा याद हो तो सैनिटेशन में हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों बराबर पे हैं। इंडिया और पाकिस्तान में दोनों बराबर पे हैं। अंडर नरिशमेंट में पाकिस्तान हमसे हल्का सा आगे, हल्का सा, ठीक है, अंडर नरिशमेंट में। जबकि सैनिटेशन कितनी जनता को प्रोवाइड कराया गया है, तो हमने भी 60% जनता को सैनिटेशन प्रोवाइड किया है, और पाकिस्तान में भी 60% जनता को ही प्रोवाइड किया गया है। ये जो डेटा हमारे किताबों में लिखा है उसके अनुसार देखें तो यह फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है? चाइना रैंक्स अहेड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल सिंपल सी बात है, चाइना हर चीज में हमसे आगे है, वो इंडिया और पाकिस्तान से आगे ही है हर चीज में। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस भी देखोगे तो उन्होंने हमसे आगे ही है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यानी कि इंडिया पाकिस्तान दोनों बराबर है, आगे नहीं है पाकिस्तान हमसे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इन 1978 कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स फॉर कल्टीवेशन। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। दूसरा बोल रहा है अंडर कम्यून सिस्टम प्रोफेशनल्स वर सेंड टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री आउटसाइड। नहीं नहीं नहीं, सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ये पहला स्टेटमेंट क्या था? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। कम्यून लैंड्स का मकसद ये था
कि कम्यून लैंड्स में आप छोटे छोटे जमीनों को आपने तोड़ दिया और बोला भैया इस पे आप बढ़िया से कल्टीवेशन करो, ठीक है। हर एक आदमी को बोला बस थोड़ा सा आप जगह मतलब थोड़ा सा टैक्स दे देना और बचा हुआ पैसा आप खुद ले जाना। ये इनका बेसिक मकसद हो गया था बाद में जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए थे लेटर ऑन, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, कम्यून सिस्टम में कंट्री साइड पे भेजा जा रहा है बच्चों और प्रोफेशनल्स को, नहीं, वो ग्रेट प्लोरोटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन था, ठीक है, वो अलग चीज थी, वो कम्यून सिस्टम नहीं था। तो दैट इज नॉट अ ट्रू पॉइंट, यानी कि स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है, पहला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट वन। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आता है चाइना हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग द 3 नेशंस, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। यानी कि जितनी जमीन है सबके पास, अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन देखी जाए तो सबके ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बात करी जाए तो इंडिया में कुछ 450 है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 450 लोग रहते हैं। वहीं पे पाकिस्तान में कुछ 275 लोग के आसपास रहते हैं, मतलब हमसे कम लोग रहते हैं क्योंकि उनके पास जमीन ज्यादा और उस हिसाब से पॉपुलेशन कम है, ठीक है। और चाइना के पास जमीन हम सबसे ज्यादा है, तो पाकिस्तान और इंडिया से हमसे ज्यादा ये जमीन और पॉपुलेशन इंडिया से भी कम है अभी करंटली। तो उसका कुछ 140-150 के आसपास पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 140-150 के आसपास लोग रहते हैं और हमारे पे 450 लोग। तो हमारे इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत कम है पॉपुलेशन डेंसिटीज की। उसका रीजन क्या है, इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है ना, 1 चाइल्ड पॉलिसी भी आई थी इनके यहाँ पे, और ऑब्वियसली बात है ये कुछ रीजन है इनके। और क्या बोल रहा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत बड़ी है, मैंने बोला ही था अभी थोड़ी देर पहले कि चाइना की एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है, 1 चाइल्ड पॉलिसी है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आपको समझ आ रहा है, ये एमसीक्यू को कुछ ऐसे ही आपको अटैक करना है, आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तो ऑप्शन देखने की आपको ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो जी, अब ये क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ो और फिर मुझे बताओ इसका आंसर तुम देख के समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो बेटा, रीड कर लिया। अब देखो, पाकिस्तान वाज मेंटेनिंग अ हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम ऑफ 6.3% टिल 1990s, मतलब 1990 तक ये अच्छा ठीक ठाक मेंटेन कर रहा था अपना ग्रोथ रेट, यानी कि 6.3% तक। However, it lost its track of economic growth, falling to 5.3%, यानी कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो गिर कर 5.3% पे आ गया 2015-17 तक। अब कहने का चाह रहे हैं कि 6.3 से 5.3 पे गिर गया, 1% इनका ग्रोथ रेट कम हो गया। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर 1% में कितना ही फर्क पड़ता है। बेटा, जब ग्रोथ रेट की बात करते हैं ना देश की, तो 1% नहीं, पॉइंट में बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई योर आंसर विद अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। एब्सोल्युटली वी अग्री। देखो, हमने पढ़ा भी था कि बीच में ये थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्म कर रहे थे, एंड में इनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई, ग्रोथ रेट खराब हो गई। उसके मेजर कारण 2-3 चीजें अपन उंगलियों पे गिन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि इनके पास जो इनकी सरकार है वो सरकार हमेशा गिर जाती है क्योंकि यहां पे मिलिट्री रूल चलता है ना। आपने देखा होगा जो फॉर्मर इनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो जेल में मिलेंगे आपको मोस्टली, है ना, या उनके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो काफी है, जिस वजह से इनकी ग्रोथ पे काफी इंपैक्ट होता है। दूसरा, इनका जो सारा इकोनॉमी है वो फॉरेन रेमिटेंस पे चलता है, मतलब देसी भाषा में कहूं तो ये फॉरेन की करेंसी जो इनको भीख दे देती है या इनको डोनेशंस दे देती है, उस पे अपनी सरकार चलाते हैं, उस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं। ऊपर से क्या हुआ, इन्होंने भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी करी अपने देश के अंदर, है ना, जैसे हमने किया था। तो इन्होंने क्या किया, अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बढ़ाने के लिए फॉरेन के प्रोडक्ट्स को मंगाना बंद कर दिया। हुआ क्या, उससे ग्रोथ इंपैक्ट हुई क्योंकि फॉरेन ट्रेड्स बंद हो गए, है ना। एग्रीकल्चर में देखा जाए तो एग्रीकल्चर में क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। अगर हार्वेस्ट अच्छा होगा तो अच्छी चलेगी सरकार, आपका देश अच्छा चल पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स थे जिस वजह से इनकी ग्रोथ पर इंपैक्ट हुआ। बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस हुए, बहुत सारी चीजें इनके फेवर में नहीं गई, जिस वजह से इनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर हो गई। और पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है, ठीक है बेटा। यू कैन गो एंड हैव अ रीड, वीडियो को स्टॉप करके कर लो या तो स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेशन करना ज्यादा बेटर है, लाइन बाय लाइन रीड करूंगा तो कोई मतलब नहीं। वैसे बता दूं तो आपको बता सकता हूं, देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात यहीं कहीं लिखी होगी, देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहां लिखा हुआ है ना। और उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट हिंड्रेड पाकिस्तान इकोनॉमिक एक्सेसिव रिलायंस ऑन रेमिटेंस, देखो रेमिटेंस के ऊपर डिपेंडेंसी है इनकी, है ना। फेवरेबल हार्वेस्ट रादर देन सिस्टमैटिक प्रोसेस, कि टेक्नोलॉजी की मदद से हार्वेस्ट करने की जगह मतलब उस पर कुदरत पर डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इस वजह से इनकी ग्रोथ काफी स्लो रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी
लिबर्टी इंडिकेटर शुड बी कंसिडर्ड अलोंग विथ अदर सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर। अब एक चीज यहां पे ध्यान से सुन लो मेरी बात, लिबर्टी इंडिकेटर इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ के जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। ये एग्जाम में इतना ज्यादा पूछने के चांसेस हैं, इतनी बार आ चुका है लास्ट 2-3 साल में, जिसकी कोई भी मैं बताऊं लिमिट तो उसके ऊपर होगी। तो आपको लिबर्टी इंडिकेटर तो इस चैप्टर से पढ़कर जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। ये कुछ ऐसे लीक वाले टॉपिक्स या ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैंने बोला ना 4 बजे सुबह भी बताऊंगा, तो आ जाना 18 मार्च को। लेकिन अभी सुन लो, लिबर्टी इंडेक्स पढ़ के जाओ क्या होता है। बोल रहा है क्या लिबर्टी इंडेक्स एक अच्छा इंडिकेटर है अगर मुझे ये चेक करना है कि आपके देश में इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? गिव वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। वी एब्सोल्युटली अग्री विद द स्टेटमेंट कि अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में देखना हो ना, एक कलेक्टिव सेंस में देखना हो कि देश के डेवलपमेंट प्रोसेस के हाल कैसे हैं, तो आप एक लिबर्टी इंडिकेटर को बाकी सारे पैरामीटर्स के साथ चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इकलौता ही काफी होता है, लेकिन हाँ ये बहुत कुछ चीजों के बारे में बता देता है लिबर्टी इंडिकेटर। ये बताता क्या है कि आपके सिविल राइट्स क्या है, आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है, आपका पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है, पॉलिटिकल राइट्स कैसे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में लिबर्टी इंडिकेटर बताता है कि आपको कितनी ज़्यादा छूट दी गई है आपके कंट्री में, आपके देश के लॉज कैसे हैं, ये सब चीज़ों के हिसाब से बताता है कि लिबर्टी इंडिकेटर ये आपको बताता है कि आपके देश का डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा होगा। मतलब सोच को बता देगा तो आपकी देश की हालत भी पता चली जाएगी ना, समवेयर लाइक दैट आप ये समझ सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लिबर्टी इंडिकेटर मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, कि भैया लोग, उसकी जनता, उसके जो इकोनॉमी है वो सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, इस चीज को बताता है। ठीक है, ये भी बताता है कि पॉलिटिकल राइट्स कैसे हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम कैसी है, लिबर्टी आपके सिविल लिबर्टी कैसी है आपके पास, है ना। पॉलिसी मेकर्स को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है, एक ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है कि आपके देश का डेवलपमेंट कैसा हो रहा होगा आपके सिर्फ ये कुछ डिसीजंस के अकॉर्डिंग, है ना। ये एक इंडिकेटर आपको बहुत कुछ बताता है। सो यस वी एग्री विद दिस पॉइंट। ठीक है, चलो जी, अब आता है हमारे पास, अच्छा लेना चाहो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है ब्रीफली। अच्छा इसका एक और क्वेश्चन था जो कि सेम एक बार और आया था, मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन डिलीट किया था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले, क्योंकि 2 क्वेश्चन सेम हो गए थे और वो दूसरा क्वेश्चन भी लिबर्टी इंडिकेटर का ही था लास्ट 2 साल में। तो मैंने सोचा कि सेम आंसर 2 बार क्यों करवाऊं, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने हटा दिया, जबकि लिबर्टी इंडिकेटर 2 बार आया है, तो आप याद रखना, और अभी आगे भी आने वाला है तो याद रखना इस चीज को। ब्रीफली एक्सप्लेन द डुअल प्राइस पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना। भाई बहुत सिंपल चीज है, डुअल प्राइस पॉलिसी का मतलब है कि मान लीजिए आप अगर ये 2 सामान बना रहे हैं, मान लीजिए आपका प्रोडक्शन है 2 चीज, ठीक है, तो इस 2 चीज का प्रोडक्शन क्या होगा, सरकार ने बोला आप जितना भी सामान बनाओगे, मान लो 50% आपने बनाया, 50% की प्राइस जो है वो सरकार बताएगी। जैसे कि ये 10 रुपए का ही बिकेगा, इसकी प्राइस फिक्स है कि मैं अगर ये दो प्रोडक्ट्स बना रहा हूं तो उसमें से एक की प्राइस सरकार डिसाइड करेगी, 10 रुपए में ही बेचोगे इसको तो तुम, ठीक है, आधे प्रोडक्ट्स तुम 10 रुपए में बेचोगे। तो अब मेरे पास इसका डिसीजन नहीं है प्राइस बनाने का, सरकार ने बोला 10 का बेचना है, 10 का बेचना पड़ेगा, लो भैया बेच दिया, उड़ गया हमारा कबूतर। बचा हुआ जो ये प्रोडक्ट है, अब इसका क्या करें, इसका आप एक ही चीज कर सकते हो, मार्केट रेट पे बेचो इसको। आपको फ्रीडम है इस चीज की, जो मार्केट में चल रहा होगा उस रेट पे बेचो। अगर मार्केट में 100 रुपए रेट चल रहा है, 100 रुपए में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो 10 में ही बेचना पड़ेगा। लेकिन आपको उसका मकसद ये है कि सेम प्रोडक्ट्स, यानी कि सेम आपके पास जो यूनिट्स हैं उनको आप 2 अलग अलग प्राइस में बेच रहे हो, जिससे कि होगा क्या, जैसे अब मैं आपको बोलूं कि अगर आपका एक बिजनेस है और आपको मैं बोलूं कि भैया ये पेन है, पहले स्टार्टिंग के 100 पेन आप 2 रुपए में बेचोगे, ठीक है, आप 2 रुपए में, आपको प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है कुछ खासा, फिर बोल रहा है कि 100 के बाद जितने भी पेन बनाओगे वो आप मार्केट के रेट पे बेचना। तो इंडस्ट्रीज को भी कंपटीशन मिल रहा है कि यार भाई 100 से तो ज्यादा बनाना ही पड़ेगा क्योंकि पैसा तभी बन पाएगा। तो ये क्या हो रहा है ना, 2-3 मतलब एक से 3-4 निशाने पड़ रहे हैं। कैसे, एक तो प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, देश में विकास होगा। दूसरा, जो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो हम एक्सपोर्ट्स भी कर पाएंगे, देश में अगर डिमांड को सप्लाई करनी हो तो उसके लिए ढंग से सप्लाई भी हो पाएगी, है ना, चीजें बहुत महंगी नहीं होंगी, सस्ते दाम पे मिल जाएंगी। तभी तो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स आपको बहुत सस्ते मिलते हैं इन कंपैरिजन टू कहीं और बन रहे हो। ये एक चीज बहुत आपको कॉमन चीज मिलती होगी। तीसरी चीज क्या होगा बेटा, अगर ये सामान बहुत सारा आप सस्ते रेट पे पहुंचवा दोगे तो जनता को बहुत सस्ते रेट पे चीजें मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा ना,
जो महंगाई वाला कल्चर है उस पे आम जनता परेशान नहीं होगी, सरकार को भी क्या मिलेगा, सस्ते सामान पे रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो कई सारे फैक्टर से डुअल प्राइस पॉलिसी काफी काम आई। ठीक है बेटा, सो ये डुअल प्राइस पॉलिसी का मकसद यही था, कंपटीशन जो होता है ना उसको बीट करता है, अच्छी एक स्ट्रेटेजी बनाता है। ठीक है, गवर्नमेंट को भी फायदा मिलता है, जनता को भी फायदा मिलता है और देश में भी काफी विकास होता है। सब चीज इसके अंदर लिखी हुई है, एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, समझा दिया है मैंने आपको। चलो जी आगे बढ़े। चलो भैया, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा कंपेयर एंड एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस वैल्यू एडेड इन इंडिया एंड चाइना। मैंने रिसेंटली कहा था कि ये वाला चार्ट आपको आ सकता है एग्जाम में, सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है इसके डेटाज अलग हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है डेटा अलग ना भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ऐसे टेबल वाला एक आध क्वेश्चन तो आपके पास आना ही चाहिए और आएगा भी, ये याद रखना। अब बोल रहा है कि हर एक देश में, हर एक सेक्टर में कुछ ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि कौन सा सेक्टर कितना प्रोडक्शन कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब जैसे इंडिया में जो 100% प्रोडक्शन होता है उसमें से 16% हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन हमारा आता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से 16% प्रोडक्शन आता है, लेकिन देश की वर्कफोर्स की बात करूं तो 43% वर्कफोर्स तो सिर्फ एग्रीकल्चर में काम करती है। यानी कि देश की आधी जनता, ऑलमोस्ट आधी जनता एग्रीकल्चर में काम करती है और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो मात्र 16% कंट्रीब्यूशन है इनका। तो ये आधी जनता सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट कर पाती है टोटल प्रोडक्शन का देश के। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा भी पीछे है, उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी है नहीं जितनी होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप देखो इंडस्ट्रीज के सेंस में तो हमारे यहाँ 25% लोग काम कर रहे हैं देश के और 30% प्रोडक्शन हमारा कहां से होता है, इंडस्ट्री से होता है। मतलब कम लोग काम करके ज्यादा शेयर कर पा रहे हैं प्रोडक्शन में। वहीं पे सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा बोलबाला है 54%। 54% यानी कि आधे से ज्यादा प्रोडक्शन सर्विसेज से होता है हमारे यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड का, और उसमें मात्र 32% लोग काम करते हैं। सेम चीज देखोगे तो सब में, तीनों देशों में सर्विस सेक्टर बूम पे है। 52% इन चाइना, 57% इन पाकिस्तान। और आप यही चीज इनके वर्कफोर्स में देखोगे तो चाइना में थोड़ा सा, चाइना में वर्कफोर्स ज्यादा है कंपैरिजन में कि 52% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन 46% लोग भी काम कर रहे हैं। तो हाँ, मतलब 6% का अंतर है, लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि फिर भी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है कंपैरिजन टू वर्कफोर्स। पाकिस्तान में देखो 57% सर्विसेज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 35% जनता ही उसमें कंट्रीब्यूट कर रही, काम कर रही है। ठीक है, यहां पे चाइना का एक पॉइंट यहां देखना जरूरी है, एग्रीकल्चर इनके पास सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट करता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स में। मतलब सिर्फ 7% ही इनके पास एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, उसके रीजंस भी बता देता हूं। एनालिसिस करना है ना अपन को, तो अपन को सब चीजें ऐसी लिखनी पड़ेगी। सर अब भैया अब लिखे कैसे, तो एक बात बता दो, देखो अगर आप एग्रीकल्चर की बात करो तो तीनों को लपेट लो एग्रीकल्चर में, है ना। ऐसे सेक्शंस बना दो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, फिर तीनों को लपेटो एग्रीकल्चर में। कैसे लपेटोगे, देखो एग्रीकल्चर में 16% इंडिया बना रहा है, 7% चाइना बना रहा है और पाकिस्तान 24% बना रहा है। तो बोल दो अमंग ऑल द थ्री कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर में, भैया पाकिस्तान करता है। ठीक है, चाइना सबसे कम करता है, तो उसके रीजन बता दो, चाइना क्यों कम करता है सबसे कम। चाइना सबसे कम करता है भाई साहब इसलिए क्योंकि इनके पास एक तो एग्रीकल्चर लैंड इतना नहीं है, मतलब कल्टीवेशन के लिए इनके पास जमीन जो है ना उतनी उपजाऊ जमीन नहीं है इनके पास। ठीक है, इनके पास वो टेरेन नहीं है इतना जो कि उपजाऊ, मतलब इंडिया का जितना कल्टीवेटेड लैंड है ना उसका सिर्फ 40% ही इनके पास है, जबकि देश एरिया में बहुत बड़ा है कि हमारे पास अगर 100% उपजाऊ जमीन है तो इनके पास सिर्फ 40% ही है, भले इनके पास एरिया बड़ा है। तो इसीलिए ये लोग एग्रीकल्चर में आगे नहीं हमसे। तो ऐसे कुछ चीजें आप बोल सकते हो। दूसरा ये बता सकते हो कि कितने लोग काम कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी हर जगह है। ठीक है, फिर इंडस्ट्री को लपेट लो। इंडस्ट्री में चाइना सबसे आगे है, तो पता है हमें कि मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का ये। इंडिया भी थोड़ा ठीक ठीक है और पाकिस्तान बहुत पीछे है इसमें, मतलब इसका इंडस्ट्री का जो सेक्टर है बहुत खराब है। क्लियर, इसमें लोग कितने काम कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज सब में सेम लोग काम कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर तीनों का बूम कर रहा है, ठीक है, और तीनों में लोग सर्विस सेक्टर का जितना कंट्रीब्यूशन है उससे कम ही काम कर रहे हैं, मतलब कम वर्कफोर्स काम कर रहा है, इन्वॉल्व है। तो ये एनालिसिस आप यहां पर ब्रीफली लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, विथ रीजन। चलो जी, ये क्लियर है बेटा, इसको एक रीड मान लेना, ये कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहां पर तो इनफैक्ट इन्होंने सिर्फ पैराग्राफ जैसा लिख दिया है, बट आपको टेक्निकली कैसे लिखना चाहिए,
एग्रीकल्चर सेक्टर का एक कॉलम बना लो, फिर उसके बाद एक पैरा बनाओ आपका इंडस्ट्रीज का, और फिर बनाओ एक टर्शरी सेक्टर का। दैट इज मोर एक्यूरेट। सामने वाला भी जो एग्जामिनर होगा ना वो भी खुश हो जाएगा कि एग्रीकल्चर में इसने 3 पॉइंट्स बनाए, एक इंडिया, एक चाइना, एक पाकिस्तान। फिर इंडस्ट्री में 3 पॉइंट्स बनाए इसने, बुलेट पॉइंट, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ऐसा करके, तो बहुत ही खुश हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स तुम्हें अच्छे खासे मिल जाएंगे। फिर आता है तुम्हारे पास scholars find sun preference as a common phenomena in India, Pakistan, China. Justify the given statement in the light of skewed sex ratio. ये बोल रहा है स्कॉलर्स जो हैं, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो सन प्रेफरेंस यानी कि बेटों की जो प्रेफरेंस है वो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में ज्यादा देखी जाती है, कि लोगों को बेटे ज्यादा चाहिए बेटियों से। अब वो चीज चेंज हो गई, लेकिन पहले के जमाने में ये बहुत होता था। इनफैक्ट अभी भी देखोगे तो गांव इलाकों में जहां पे सोच अभी भी पुरानी है, तो वहां पे बेटों की जो वो होता है ना, वो ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। क्यों? उसके मेजर रीजन है। सेक्स रेशो की मदद से कैसे बता सकते हैं? देखो, सेक्स रेशो ये बताता है कि हर 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं। चाइना में कुछ 950 लड़कियां हैं, है ना, मतलब 949 कुछ टू बी एग्जैक्ट बोलूं, 1000 लड़कों पे 949 लड़कियां हैं, मतलब सिर्फ 51 लड़के हैं जिनके पास लड़कियां नहीं हैं, जैसे उनमें से तुम भी हो सकते हो। बट हाँ ठीक है पाकिस्तान का भी सेक्स रेशियो हमसे बेटर है ना, इंडिया से बेटर है। मतलब कुछ 60-70 लड़के हैं जिनके 60 लड़के होंगे या 50 लड़के होंगे जिनके पास लड़कियां नहीं है, मतलब कंपैरिजन टू सेक्स रेशियो की बात करें 1000 लड़कों पे 954 ऐसे कुछ लड़कियां हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 924 लड़कियां हैं पर 1000, यानी कि 76 लड़के हैं जिनके पास उनकी एक कपल कंपेनियन नहीं मिलने वाली है। मतलब इंडिया में औरतों का आदमियों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहां पे कंपैरिजन रेशियो जो है खराब हो जाता है। मेजर रीजंस क्या है इसके? मेजर रीजन ये है कि सबसे पहले तो लड़कों की प्रेफरेंस रखने की सोच होती है कि वो प्राइमरी अर्नर होता है घर का, कि औरतों से, लड़कियों से उम्मीद नहीं रखी जाती कि घर में कुछ कमाएंगी या घर में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी घर चलाने के लिए, वो लड़कों से उम्मीद रखी जाती है। तो जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा, तो बेटा बन जाएगा, ऐसा करके सोचते हैं। दूसरी बात, बेटियों को पराया धन के सेंस में हमारे ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी या पुराने गांव रूरल एरिया में माना जाता है कि भैया बच्ची हमारे घर की है लेकिन कुछ समय तक के लिए, कि इसको ब्याह करके फिर दूसरे घर ही जाना है, तो फिर हमें एक बेटा चाहिए जो हमारी सेवा कर सके, हमारा ध्यान रख सके। वो चीजें बहुत बदल गई, लेकिन पुराने के जमाने के लोग ऐसे ही सोचते थे, इसलिए बेटों की प्रेफरेंस ज्यादा रही है अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्टेट एनी टू लिबर्टी इंडिकेटर। बेटा इसमें मेरा कोई वो नहीं है ना, समझ रहे हो? ऐसे मेरे पे मत चढ़ जाना, भैया कितनी गंदी सोच रखते हो। मैं नहीं रखता बेटा, पुराने लोग रखते हैं। ठीक है, कैसी गंदी गंदी बातें करते हो भैया। बेटियां भी तो आज हमारी बेटियां बेटों से कम है के? तो भैया ये तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, बेटियां हमारी बेटों से कम है के? चलो जय बेटी, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट एनी टू लिबर्टी इंडिकेटर। देखो, स्टेट एनी टू लिबर्टी इंडिकेटर, मैंने बोला था लिबर्टी इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से आ गया देखो। और एक क्वेश्चन तो मैंने हटाया था बिकॉज सेम हो गया था। तो लिबर्टी इंडिकेटर क्या है भैया? देखो, लिबर्टी इंडिकेटर में दो ही मेजर चीजें हैं कि आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। ये देखो पहला वाला तो आपके पास आंसर ही है। रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज में ये पॉपुलेशन जो है डिफरेंट देखी गई है, सन का प्रेफरेंस ज्यादा देखा गया है। क्या बोल रहा है? देखो सरनेम चेंज हो जाता है, हस्बैंड का नाम लग जाता है, ऐसी ऐसी बातें भी लिखी इसने, कितना बोला आदमी। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है? हाँ, प्राइमरी फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देगा? वो लड़का ही देगा। तो ऐसे करके जो बातें कही है ना, वो सारी की सारी इसमें। अच्छा, एक और चीज, ये नो लीगल हायर वाली बात देखो, वो बोल रहा है कि बेटियां अगर घर में होती हैं तो जो फैमिली ट्री है ना, वो फैमिली ट्री खत्म हो जाता है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि अगर मान लो एक पेरेंट्स हैं, उसकी 2 बेटी हैं, तो हर परिवार चाहता है कि उसका परिवार आगे बढ़े, उसका परिवार आगे बढ़े, उसका परिवार लीड हो, एक फैमिली हिस्ट्री हो। तो उसके लिए क्या होता है ना, बेटा जो होता है उसके एड ऑन होती है, एक बहू आती है और बहू परिवार को आगे बढ़ाती है। पर बेटियां तो क्या होता है ना, दूसरे घर चली जाती हैं, तो इनका फैमिली ट्री वहीं खत्म हो जाता है। ये भी पुराने लोगों की सोच होती है ऐसे, तो इसीलिए भी ये थोड़ा बेटों को प्रेफरेंस ज्यादा दी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भैया लिबर्टी इंडिकेटर में क्या बोल रहा है? हाँ, सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो आपको करनी होगी, उसमें आपका कितना योगदान है, कितनी फ्रीडम है, ये सब चीजें चेक करने के लिए अगर आप देखोगे तो लिबर्टी इंडिकेटर के 2 मेजर रीजंस हैं। 2 चीजों से डिफाइन किया जाता है कि आपके पास सोशल और इकोनॉमिक कितनी फ्रीडम है, पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी है, इकोनॉमिक फ्रीडम कितनी है, पॉलिटिकल राइट्स कैसे हैं, लिबर्टी कैसी है, आपकी सिविल लिबर्टी कैसी है, ये सब चेक करते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो जी, ये आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो।
The reform process implemented in the late 1970s, commonly known as China's open door policy, encompassed a wide range of reform across sectors like agriculture, investment, industries, etc. These reforms played a pivotal role in driving the rapid growth of the Chinese economy over subsequent decades. In the light of the given text, discuss any two reforms responsible for the rapid economic growth of China. देखो ये क्या बोल रहा है, ओपन डोर पॉलिसी लेकर आया है। ये ओपन डोर पॉलिसी क्या था दोस्त? ओपन डोर पॉलिसी ने क्या किया, एक तो वाइड रेंज रिफॉर्म्स, और भी रिफॉर्म्स आए, और रिफॉर्म्स क्या है जिसने एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री को काफी बूम कर दिया, और इसने काफी पिविटल रोल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो देखो सबसे पहले पॉलिसीज जो आई है, जो रिफॉर्म्स आए, इसने इनको दो फेज में बांटा। एक फेज था, पहला फेज, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भैया जो जमीन है ना, इनके टुकड़े कर दो, स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स डिवाइड कर दो, हर एक आदमी को बोलो कि ये जमीन इनकी है नहीं लेकिन ये काम कर सकते हैं, है सरकार की जमीन, ये सरकार की जमीन रहेगी। खाली जैसे एग्जांपल दूं, इंडिया में खाली जमीन पड़ी हुई है, वैसे चाइना ने बोला ये खाली जमीन वैसे भी तो किसी काम की है नहीं, सिर्फ इस पे पौधे वौधे उगते जा रहे हैं, काम करो, फर्टाइल जमीन है। लोगों को क्या बोला, जाकर काम करो, एक जो भी पैसा कमाओगे इसमें से थोड़ा सा टैक्स हमको दे देना, बच्चा वो पैसा तुम रख लेना, जमीन तुम्हारी नहीं होगी लेकिन जमीन हमारी है, तो उधारी पे दे रहे, समझ लो इसको तुम, है ना। अब होगा कैसे, दो फायदे हो गए। एक तो जो बेरोजगार आदमी है उसको काम मिल गया पैसा कमाने का, उसके पास भली जमीन ना हो तो पैसा कमा लेगा मेहनत करके। दूसरा, सरकार के पास जो खाली जमीन है वो यूटिलाइज होकर उनको टैक्स भी दे रही है, तो सरकार को पैसा भी मिल रहा है, और खाली जमीन से उनका क्या ही फर्क पड़ रहा है, जमीन तो उनकी है, वैसे भी ओनरशिप उनकी है, तो ऐसे फायदे मिल रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया इनके पास फायदा, पहले फेज में इनको ये सब फायदे मिले। दूसरे फेज में इनने क्या सोचा, दूसरे फेज में इनने बोला कि भैया हम जो है हमारे द्वार खोल देते हैं, फॉरेन सेक्टर्स को बोलते हैं आओ हमारे देश में पैसा लगाओ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनवा दिए इन्होंने। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तुम्हें पता ही है, मैं बता चुका हूँ, बहुत बार आता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, याद रखना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, इनके लिए यहाँ पे अलग लॉज होते हैं, अलग इनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, ये अलग एरियाज होते हैं जहाँ के टैक्स रेट अलग, जहाँ के बिजली का रेट अलग, जहाँ पे पानी का रेट अलग, जमीन का रेट अलग, यहाँ के कानून पॉलिसीज अलग ही होती हैं बाकी देशों से, बाकी एरियाज से देश के अंदर, है ना। तो इन्हें हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं। इकोनॉमिक जोन क्यों, क्योंकि ये पैसा कमा के देते हैं, ये वो इलाके होते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं सिर्फ बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें सेकंड फेज में आई गई। फॉरेनर्स को बोला के इन्वेस्ट करो, प्राइवेट सेक्टर को बोला भैया खुल के काम करो, ऐसे करके खूब सारे कंट्रीब्यूशंस करे गए, ठीक है। चलो जी, तो देखो इनिशियल फेज में क्या बोला, एग्रीकल्चर, फॉरेन सेक्टर में क्या बोला कि भैया एग्रीकल्चर कम्यून लैंड्स को डिवाइड करो स्मॉल प्लॉट्स में, जो मैंने तुम्हें बताया अभी थोड़ी देर पहले, है ना। आप टैक्सेस पे करो, बचा हुआ पैसा आप रख सकते हो। अलाउड टू कीप द इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग स्टिपुलेटेड टैक्सेस। सेकंड फेज में क्या हुआ दोस्त, सेकंड फेज में आपने बोला भैया कि जो टाउनशिप है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इनको बोला कि अच्छा खासा आप तुम मस्त बढ़िया ऐश करो, खूब काम धंधे करो, खूब जो वो है क्या बोलते हैं, खूब प्राइवेट सेक्टर को बोला खूब बढ़िया से काम करो, खूब पैसा खर्चा करो, खूब इन्वेस्टमेंट करो, खूब इकोनॉमिक ग्रोथ करो, अपनी तरह से इन्हें खुली छूट दे दी। अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स एट दिस स्टेज, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वर मेड टू फेस द कंपटीशन। कि भाई प्राइवेट सेक्टर को आपने खुली छूट दे दी तो जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, उसके लिए भी इन्हें अलाउ किया इनको, ठीक है। फिर क्या हुआ भैया, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया हैज बीन अ पार्ट ऑफ मेनी रीजनल global economic groupings such as G20, SAARC, BRICS, etc. In the light of the given statement, briefly explain the importance of regional and global economic groupings. और दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये मैंने तुम्हें बता दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, ये तुम्हें पता है, अब भी जस्ट बताया मैंने, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है G20, SAARC, BRICS, ये सारे जो ग्रुपिंग्स हैं, इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं, ये तुम्हें क्या फायदा देती है बताओ। क्या होता है बेटा, पहली चीज तो अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे ये चेक करना है कि मैं कितने पानी में हूं, मुझे आस पड़ोस के मुल्कों को भी देखना, आस पड़ोस के मुझे स्टूडेंट्स को भी देखना पड़ेगा, मेरे कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ेगा, क्या ये वाले इसके कितने मार्क्स आए, इसके कितने मार्क्स आए, इसने आंसर कैसे लिखा, उसने कैसे लिखा, इसको नंबर मिल गए मुझे नहीं मिले, तो आपको कंपेयर करना पड़ता है। और हर एक देश आपस में आत्मनिर्भर तो है नहीं, खुद से सेल्फ सफिशिएंट तो है नहीं, सबके पास सारी रिसोर्सेज तो है नहीं। जैसे कि हमारे पास तेल नहीं है तो हम बाहर से बुलवाते हैं, है ना, हमारे पास अच्छा कॉटन और जूट का कपड़ा काम है, बहुत बढ़िया बढ़िया, हमारे पास रॉ मटेरियल्स, मसाले हमारे पास अच्छे खासे दुनिया भर में बिकते हैं, समझ रहे हो। तो ये कहने की बात है कि भैया दुनिया में जो जितनी भी रिसोर्सेज है वो वर्ल्ड रिसोर्सेज है और उस पर हम डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसीलिए आप एक साथ एक ग्रुप बनाते हो
कि जो भी जरूरतें होंगी वो हम आपस में मिल बांट के कर लेंगे, तुम्हें कुछ हमसे चाहिए होगा, हमें तुमसे कुछ चाहिए होगा, ऐसे मिल बांट के कुछ कर लेंगे। कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम अकेले, हमारा अकेला भैया, हम अपने देश हैं तुम बीच में मत आओ हमारे, है ना। नेटो क्या है, नेटो ने ही तो बोला था कि एक पे अटैक होगा तो सब पे अटैक होगा, यही मान लेंगे, है ना। यूक्रेन पे अटैक हो रहा था तो कोई नहीं आया बीच में समझ आया, खैर उसको साइन भी नहीं कहा करने दिया आपने। तो वैसे भी पॉइंट यही है, कहने के मुद्दे की बात भी यही थी कि भैया होता है कि G20 सार्क ऐसे कई सारे जो ग्रुपिंग्स होती हैं उसका पर्पस यही होता है कि हम सब एक साथ एक बड़ी सी रिसोर्स में काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगी साथ मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस हो भले ही, या आपके रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, या आपको डेवलपमेंट प्रोसेस करना हो, इसलिए ये सब चीजें करी जाती हैं, साथ में मिलके ग्रुपिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। ये आपके पास सारा का सारा पूरा पॉइंट है। देखो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आ गया, नेबर्स के साथ आपको मिलके काम करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना हो देशों का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी हो, शेयर्ड एनवायरनमेंट अगर आपको चलाना हो, तो इसलिए आप ये सब चीजें करते हो, साथ में मिलकर एक ग्रुपिंग्स बनाते हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ इकोनॉमिक लॉज होते हैं, अपने खुद के कानून होते हैं इनके अलग डिफरेंट, जो बाकी एरियाज में नहीं चलते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। चलो जी, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से शायद, जीडीपी प्रोडक्शन, हाँ 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। जीडीपी ऑफ इंडिया एंड चाइना कंपेयर करो, एनालिसिस करो और बताओ क्या दोनों में अंतर है। देखो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, इंडिया का जीडीपी बड़ा है और चाइना का जीडीपी कम हुआ है, हाँ या ना। अब इसको एनालाइज करना है भाई, पहले तो ये फालतू फालतू बातें लिख दो कि इंडियाज जीडीपी रोज फ्रॉम 5.7% which was in 1980 to 1990 and rose to 7.3% in 2015 and 17. As what we see, it can show that our production has increased in the economy with great क्या बोलते हैं उसके बाद आफ्टर द 1991 क्राइसिस, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमारा जीडीपी बढ़ गया, ग्लोबल शेयर बढ़ गया जीडीपी का। पहले हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे 3% 4% का ग्लोबल जीडीपी शेयर था हमारा, अब 9.3 तक जा चुका है। तो उस हिसाब से देखोगे तो हमारा जीडीपी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एलपीजी की वजह से हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली, बाहर के लोग आए हमारे देश में प्रोडक्शन करते हैं, हमको भी बाहर जाने का मौका मिला, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हम खूब सारे। तो ऐसे करके बहुत सारे आप बातों से इसको प्रूव कर सकते हो। दूसरा पॉइंट बोलता है चाइना के अंदर 10.3%, यानी कि चाइना मेंटेन्ड अ 2-digit जीडीपी, है ना, इन 1980s एंड 1991। इट फॉल डाउन टू 6.8% इन 2015-17। अब ये क्यों हुआ, ऐसे करके आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, समझ आए। तो ये करके आप जब ऐसे एक्सप्लेन करोगे ना तो पूरा का पूरा आपका आंसर आपको अच्छा आंसर दे देगा, मतलब अच्छा वो दे देगा पॉइंट। अब जीडीपी देखो, ये वाली बात देखो, यहीं पे मैंने बोला ना 5.7% टू 7.3%, इसने क्या इंडिकेट किया कि देखो इंडिया की इकोनॉमी जो है सस्टेन ग्रोथ कर रही है, बढ़ता जा रहा है इसका ग्रोथ, जबकि चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में डिक्लाइन हो रहा है ग्रोथ। 2015-17 में देखा कि डबल डिजिट के बाद ये सिंगल डिजिट पे आ गया है। स्लो डाउन इन द इकोनॉमी में इनके स्लो डाउन आ गया, ठीक है, काफ़ी सारे इनके पॉलिसीज़ की वजह से हुआ, काफ़ी सारे इनके अंदर प्रोग्राम्स चेंज हुए, कुछ फेल कर गए, जिस वजह से इनके ग्रोथ जो है थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है बेटा, समझ आया, क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब बोल रहा है कि अब ये बड़ा सा पैराग्राफ है, एक बार तो आप पहले इसको पॉज करके पढ़ लो, क्योंकि मैं फटाक से इसको आपको इसका मेजर क्रस्ट बता दूंगा, ठीक है। पढ़ लिया आपने, चलो एक बार इसको भी पॉज करके पढ़ लो दोस्त, ठीक है, ये भी पढ़ लिया आपने, ठीक है भैया, और एक बार इसको भी पढ़ लो दोस्त। ये पूरा इतना बड़ा 6 नंबर का केस स्टडी है तुम्हारा, ठीक है, ये पूरा 6 नंबर का केस स्टडी है, तो इसको आप जब पढ़ लोगे तभी आपको ये बनेगा। अब मोटा मोटी बात क्या बोल रहा है, बोल रहा है देखो, कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर इज एन इंपॉर्टेंट नॉलेज टू possess as an Indian citizen. As a rational citizen country, it is crucial to have deep understanding of development in the country. In fact, it is also very important to learn the development process of the country. Neighboring countries, not only citizen but countries also eager to understand the development system करके भाई सारी बात बोलोगे तो मेजर मुद्दे की बात करी गई, वही बोला गया कि भैया अपने आप को आंकना हो तो आसपास के मुल्कों को समझना जरूरी है, उनसे अपने आप को कंपेयर करना जरूरी है। ये पूरी बात इसने यही बोली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो
ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज एसेंशियल फॉर एवरी नेशन टू compete with the developed countries. Hence, it is important to study the comparative development of India and the neighbor. Chinese reforms process began in strongly and comprehensively during the 1980s. At the time of India was in the midstream of rather slow down economic growth process. Although the two countries, Pakistan, India, started growth, एकदम साथ में इन्होंने growth start किया in certain areas. However, Pakistan has seen some better result in certain areas. However, India is better placed than Pakistan in area of skilled. अच्छा, इंडिया बेटर है स्किल में पाकिस्तान से, और पाकिस्तान हमसे कुछ एरियाज में बेटर है, ठीक है, वो भी मैं बात बताऊंगा अभी किस किस में है। मैन पावर एंड रिसर्च में हम ज़्यादा बेटर है। इट इज़ अ कॉमन टू फाइंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ कंट्री एज अ मॉडल टू अदर फॉर लेसन्स एंड गाइडेंस फॉर अदर ओन डेवलपमेंट। बोल ये रहा है कि यार जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो नेबरिंग कंट्रीज में भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है ना। चाइना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपना काम बढ़ाने लगा, बहुत सारे इन्होंने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में लोगों को लाया, बहुत सारे फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया, चाइना में आके काम करो। इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेम पल्लू पे काम कर रहे थे, मतलब सेम साथ में इनका जो रेस की लाइन थी दोनों साथ में ही थी, वैसे इन तीनों की साथ में थी। फिर उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कुछ एरियाज में बेटर था, वो कुछ एरियाज बेटर गए, वो भी मैं बाद में बताऊंगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तब बताऊंगा। दूसरा, इंडिया जो है बता रहा है कि इंडिया भी कुछ चीज़ों में बेटर था, जैसे कि स्किल में, मैन पावर प्लानिंग में, इन सब चीज़ों में, मैन पावर के रिसर्च फीचर्स में बेटर था इंडिया, टेक्नोलॉजी में बेटर है इंडिया। तो ये सब चीज़ें इसमें बता रहा है, और ये बोलता है कि यार जो सब ये जो डेवलपमेंट है ना, ये डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है कि आप हिट एंड ट्रायल चीज़ नहीं है कि इतना पैसा लग जाता है डेवलपमेंट में, तो आप गलत पॉलिसी पे, गलत चीज़ों पे पैसा खर्चा नहीं कर सकते, आपको सोच समझ के करना होता है। तो किसी और की गलती से सीखो और किसी और के अच्छे डिसीजन से भी सीखो, वो मत करो जो सामने वाले ने गलती करी और वो उससे सीखो जो उसने सही किया, उससे सीख के अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो। तो ऐसे करके आपको देखकर चलना पड़ता है, ठीक है। अब बोल ये रहा है कि पार्शियली एविडेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो क्या हुआ, क्या सबने अपने अपने रिफॉर्म्स लेके आए। 1991 में हम लाए, है ना, उसके अलावा इनके 1988 में आ गए, किसके, पाकिस्तान के। तो सबके अपने अपने टाइम पे रिफॉर्म्स आए, और इन रिफॉर्म्स के बाद चीज़ें सारे देशों में बहुत बदली हैं। सब देशों के बाद चेंजेस जो आए हैं वो रिफॉर्म्स के बाद आए हैं मेजर। तो ये बोल ये रहा है कि इट इज़ नेसेसरी टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट देयर सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस और फेलियर के बारे में जानिए और कंपेयर करिए कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान हैव मेनी सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलप्ड स्ट्रैटेजीज। बहुत सिमिलैरिटीज है, 4 पॉइंट्स बताइए। सबसे पहला, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले 4 पॉइंट्स ये हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है हमारे पास कि इन्होंने भी 5 ईयर प्लान लाया, बहुत बढ़िया बात। पहला तो इन्होंने भी 5 ईयर प्लान लाया, इन्होंने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। रिफॉर्म्स इनके पास भी आए, इनके पास भी 5 ईयर प्लान बने। हमारा 5 ईयर प्लान 1951 में आया, 1953 में आया चाइना का, और 1956 में आया पाकिस्तान का, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने भी क्या किया, पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने में काम किया कि सरकारी सेक्टर मेजर रोल प्ले करना चाहिए। ये दूसरा उद्देश्य तीनों देशों का था कि सरकारी सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या बोल रहा है भैया, उसके बाद बोल रहा है कि ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम तीनों देशों का जो था ऑलमोस्ट सेम था, कोई भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी 1980s तक, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जो मैंने तुम्हें बताया, तीनों की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए वो तीनों के इसी टाइम आए, 1991, 1978 और 1988, ठीक है। तीनों के रिफॉर्म्स भी आए, तीनों ने ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स निकाले। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, बोल रहा है मेंशन द एरियाज वेयर पाकिस्तान हैव परफॉर्म्ड बेटर देन इंडिया। अब इंडिया से बेटर इन्होंने किन किन चीज़ों में परफॉर्म किया है पाकिस्तान ने, तो देखो पाकिस्तान ने अर्बन एरियाज जो हैं वहाँ पे ज़्यादा बेटर किया है। इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है उससे ज़्यादा पाकिस्तान का अर्बनाइजेशन है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है बेटा, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, हमारा देश साइज़ में पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अर्बनाइजेशन उनके यहाँ पे ज़्यादा है। ऑल्सो चलो ठीक है भाई, दे दो, गिव इट टू देम, पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन है ज़्यादा तो है, तो पहली बात तो वो बेटर है उनके पास। दूसरा, उनके पास है कि जो अंडर नरिशमेंट है, बच्चे जो कुपोषित होते हैं उनका परसेंटेज कम है हमसे, तो हमारे यहाँ पे बच्चे कुपोषित ज़्यादा है, वहाँ पे कुपोषित बच्चे कम हैं। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉइंट्स का डिफरेंट है बस, वो डेसिमल्स का डिफरेंस है बस। हमारे यहाँ शायद 36.76 ऐसे हैं, उनके यहाँ 36.2 ऐसे कुछ करके है, ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो 1 पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के पास सेक्स रेशो बेटर है कि 1000 लड़कों पे लड़कियां ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया में 1000 लड़कों पे लड़कियां उतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे सेक्स रेशो बेटर है। तो 3 चीज़ें तो आपको ये मिल गई, ठीक है बेटा। चलो
कौन कौन सी है, देखो सेक्स रेशियो बेटर है, अर्बनाइजेशन बेटर है, और पाकिस्तान का अंडर नरिशमेंट जो वाला पॉइंट मैंने बताया वो वाला पॉइंट बेटर है। और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेम वन की एरिया वेयर इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान। अब भी तो बोला हम स्किल में, रिसर्च में और मैन पावर में बेटर हैं किससे, पाकिस्तान से। तो वन की एरिया जहां पे हम बेटर है पाकिस्तान से वो है मैन पावर, स्किल, रिसर्च, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में हम बेटर हैं इनसे, ठीक है। ले देके यह आपका चैप्टर जो है और यूनिट है इन सारे क्वेश्चन से कंप्लीट होता है। और ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने मिलेंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको इसमें क्वेश्चंस में थोड़ी लैंग्वेज का फर्क हो सकता है, लेकिन टॉपिक यही होंगे, तो इस बात को याद रखना। और बाकी फर्दर ऐसे अलग अलग टॉपिक से, यूनिट से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके लिए इन्हीं सीरीज पे डिपेंडेंट रहना, इनको शेयर करना, लाइक करना, जिससे हमें भी प्यार मिलता रहे तुम्हारा, हम भी देखते रहे कि हमारी मेहनत तुम तक पहुंच रही है। और सुबह 4 बजे 18 तारीख को तो पहुंच ही जाना। उस दिन जो तुम्हारी लाइफ में चेंज करूंगा वो तुम्हें मजा ही आ जाएगा, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।